So in today's class, we will be studying the second state of matter, that is the liquids in chemistry. गैसेज हम लास्ट क्लास में अपना कंप्लीट कर चुके थे और इस क्लास में अपना लिक्विड स्टार्ट करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम सॉलिड्स पढ़ेंगे। सो ऐसे लोग मैंने सारे देख लिए हैं। अब हम लोग लिक्विड्स की तरफ चलते हैं और इसके बारे में ये भी बहुत एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और बहुत इसमें लर्निंग की कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत हैं, मगर बहुत ईजी चैप्टर है एज लाइक द गैसेज। तो लिक्विड्स को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। दैट व्हाट आर, एक मिनट, व्हाट आर थोड़ा हैंग हो गया सही। व्हाट आर लिक्विड्स, ठीक है। सो लिक्विड्स आर जनरली मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड्स, जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, लाइक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, बल्कि कोवेलेंट बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। दीज फोर्सेस हाउएवर इंटरमीडिएट टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन गैसेस एंड सॉलिड्स, यानी कि गैसेस की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, उसके बाद लिक्विड्स की थोड़ी बीच में होती हैं, और उसके बाद जो है आपका इंटरमीडिएट यानी कि सॉलिड्स इस तरह हो सकता है। यहाँ पर मैं सॉलिड लिख सकता हूँ और यहाँ पर मैं लिक्विड्स लिख सकता हूँ। तो इन दोनों के दरमियान में लिक्विड की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। The atoms and molecules that make up liquids have more freedom of movement than do in solids, जैसे कि ज़्यादातर मूव कर सकते हैं, फ्रीडम इन मूवमेंट एज, अगर जिस तरह सॉलिड में नहीं हो सकती इतनी ज़्यादा मूवमेंट, क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में, मगर लिक्विड में फिर भी फ्रीडम इन मूवमेंट होती है। द एवापरेशन एंड डिफ्यूजन बोलें तो हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जाना। So evaporation or diffusion of liquid molecules occurs due to the constant state of motion that they are in, यानी कि दोनों चीज़ें इसकी किस मदद से होती हैं, कांस्टेंट मोशन की वजह से, ठीक है। अपॉन हीटिंग, अगर मैं लिक्विड्स को हीट करूं, लिक्विड्स जो होते हैं एक्सपेंड कर जाते हैं, लिक्विड्स एक्सपेंड, ठीक है। However, due to the bonds between separate molecules being bonded less tightly than in solids, they expand more than solids, यानी कि एक्सपेंड करते हैं more than solids, ठीक है। अच्छा जनाब, अच्छा यहाँ पे मैंने एक रिलेशन थोड़ा आपको गलत बता दिया है, मुझे अभी याद आया है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से ज़्यादा सॉलिड्स में होती हैं, सॉलिड्स के बाद आपके लिक्विड्स में होती हैं, और लिक्विड्स के बाद सबसे वीकेस्ट जो होती हैं गैसेस के अंदर होती हैं, ठीक है ना। ये मुझसे थोड़ा गलत हो गया था, तो अब इसको सही कर लीजिए। सॉलिड्स हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लिक्विड्स मिडिल में और गैसेस उससे पहले, ठीक है ना, उस तरीके से। अच्छा, लिक्विड्स जो हैं एक्सपेंड करते हैं मोर देन सॉलिड्स, और द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड आर क्लोज टुगेदर एज कम्पेयर टू गैसेस, यानी कि गैसेस से भी ज़्यादा क्लोज होते हैं आपस में, बट दे कैन स्टिल मूव अराउंड फ्रीली एज कम्पेयर टू द सॉलिड्स। दिस इज़ वाई लिक्विड्स कैन चेंज देयर शेप को चेंज करते हैं टू मैच द कंटेनर साइज़, कंटेनर के अंदर अपने शेप को चेंज कर देते हैं। ग्लास में डालो ग्लास का शेप बन जाएगा, बॉल में डालो बॉल का शेप बन जाएगा, इस तरीके का। दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड्स, यानी कि लिक्विड जो हैं आपके सॉलिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं अगर मैं डिक्रीज़ कर दूं उनका काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं डिक्रीज़ कर दूं काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू द लॉ, गैस लॉ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि कूलिंग पर लिक्विड्स आपके सॉलिड्स बन जाते हैं। ऑल्सो लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप but do have a definite volume and they are not easily compressible। देखो गैसेस आपकी कंप्रेसिबल होती हैं, ठीक है ना, और गैसेस का आपका लिक्विड्स की तरह नो डेफिनेट शेप तो होता है, मगर वो वॉल्यूम उनका नेग्लिजिबल होता है फॉर द आइडियल गैस।
बट लिक्विड्स का आपका डेफिनेट शेप है, सॉरी नो डेफिनेट शेप, यानी कि इनका भी गैस की तरह कोई शेप नहीं है, और बट डेफिनेट वॉल्यूम है, और नॉट इजीली कंप्रेसिबल, बट गैसेस आपकी कंप्रेसिबल होती हैं। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थे लिक्विड्स की। आगे बढ़ते हैं और आगे डील करते हैं अनदर थिंग्स को। सो वी हैव काइनेटिक्स ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स की काइनेटिक्स क्या है, इसको पढ़ते हैं। गैसेस हैव मोर काइनेटिक एनर्जी दैन लिक्विड्स। गैसेस के पास मोर काइनेटिक एनर्जी है दैन लिक्विड्स। चलो भाई ये बात समझ आ गई। लिक्विड्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी दैन सॉलिड्स। लिक्विड्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी दैन सॉलिड्स। इसका मतलब इस तरह का रिलेशन बना मेरे पास, गैसेस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, फिर लिक्विड्स की होगी, और फिर होगी सॉलिड्स की। तो यानी कि वही रिलेशन बन गया जो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का बना था। गैसेस की सबसे ज़्यादा सॉरी आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का सॉलिड्स की सबसे ज़्यादा थी, फिर आपके लिक्विड्स की थी, फिर आपकी गैसेस की थी। यहाँ पर रिवर्स कर दो, गैसेस पहले लिख लो और सॉलिड्स एंड में लिख लो और बीच में लिक्विड्स लिख लो। तो इस तरह याद कर सकते हो आप, ठीक है, जिस तरह हमने ऊपर बनाया। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में सॉलिड पहले था, गैसेस एंड में था, और काइनेटिक एनर्जी में आपका गैसेस पहले था, सॉलिड एंड में था, बीच में दोनों के क्या है, लिक्विड्स है। चाहे वो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हो, चाहे वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का हो। सो अगर फॉर एग्जांपल मैं ये हीट बनाऊँ, हीट, और ये मैंने ऐड कर दी सब्सटेंस के अंदर, और वो सब्सटेंस आपका टेम्परेचर में इंक्रीज़ कर गया, ठीक है। जब वो सब्सटेंस आपका टेम्परेचर में इंक्रीज़ कर गया तो पार्टिकल गेंस क्या, पार्टिकल आपकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर देगा। तो इस तरह का रिलेशन है आपके पास। एज अ स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड लिक्विड डिक्रीजेस, स्पेस बिटवीन molecules in liquid decreases as compared to gases. Force between neighbor molecules has greater इफ़ेक्ट ऑन मॉलिक्यूल्स। जैसे ही आपके मॉलिक्यूल्स के दरमियान लिक्विड्स के अंदर आपका स्पेस कम होता है, जैसे गैसेस के मुकाबले में, तो जो बिटवीन द फोर्स होती है नेबरिंग पार्टिकल्स के अंदर, वहाँ पर आपका इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है फोर्स का, ठीक है ना। और द मूव लिक्विड जो हैं आपके मूव करते हैं कभी कभार इन अ जिगजैग पैटर्न या जिगजैग पाथ में, और वो जिगजैग पाथ कहलाते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। मैंने गैसेस में बताया था कांस्टेंट और रैंडम मोशन को हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। इसी तरह लिक्विड्स के लिए भी हम ब्राउनियन मूवमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी। ये हमें रिलेशन पता है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। If the particles gain enough kinetic energy when it is near the surface of a liquid, it can overcome the attractive forces and escape into the gaseous phase. This is called the change of phase. दोबारा समझाता हूँ। If the अगर पार्टिकल्स जो हैं वो गेन कर लें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, मोर काइनेटिक एनर्जी या फिर इनफ काइनेटिक एनर्जी, वैन जब वो आपके सरफेस पर हों किसी भी कंडीशन में, वैन इट इज़ नियर द सरफेस ऑफ लिक्विड। अगर ऐसे कि वाटर को हमने ग्लास में, तो ऊपर वाला जो वाटर का हिस्सा है वो सरफेस पे होता है ना ऑफ लिक्विड, तो वो सरफेस के पार्टिकल्स जो हैं इट कैन ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो उन सरफेस पार्टिकल के लिए जो और मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, वो उन मॉलिक्यूल्स की फोर्सेस को ओवरकम करके बाहर निकल जाते हैं उस फेज से, पानी के फेज से, इनटू अ गैशियस फेज। जब भी हम बॉयलिंग में देखते हैं कि वाटर पार्टिकल्स जो हैं बॉयल हो रहे होते हैं, यानी कि वो स्केप कर रहे होते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस को, और दिस गैशियस फेज चेंजिंग इज कॉल्ड चेंज ऑफ फेज। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। और सरफेस पे जो लिक्विड्स होते हैं उनको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की मदद से वो बाहर निकलते हैं। सो अब मैं एक टेबल बना लेता हूँ यहाँ पर, और उस टेबल को समझाता हूँ आपको ताकि आपको समझ आए, ठीक है।
सो मेरे पास ये टेबल आ चुका है। अब हम इस टेबल के हिसाब से पढ़ेंगे, जब जो पढ़ेंगे। तो वी हैव अ टाइप दैट इज़ कॉल्ड द डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल सो डाइपोल का मतलब क्या है मैं समझा रहा था। देखो इसके अंदर जो इसके अंदर पोलैरिटी होती है, मैंने कहा पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है। और स्ट्रेंथ कैसी होती है इनकी, 1% ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर 1% ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होता है। और जो फैक्टर्स होता है इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है और उसके साथ साथ डिस्टेंस होता है। इसकी जो एग्जांपल है, हाइड्रोजन का प्लस चार्ज पार्शली और क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज पार्शली। दिस इज़ कॉल्ड द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्शली पॉजिटिव एंड पार्शली नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड द डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, ये क्लोरीन है, ऑक्सीजन बना दिया मैंने, क्लोरीन इस तरह। ठीक है, सो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान डाइपोल इंटरेक्शन, यानी कि पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव चार्ज के दरमियान इंटरेक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड द डाइपोल एंड इज कॉल्ड द पोलर मॉलिक्यूल। एक और टाइप है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इसको एक और नाम देते हैं डी बाय। दरअसल डी बाय इज अ यूनिट इन विच डाइपोल मोमेंट इज मेजर्ड। ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट किससे मेजर्ड होता है, डी बाय के अंदर। तो इंड्यूस डाइपोल के अंदर दो होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल भी और नॉन पोलर भी। और इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है वेरी वीक। और फैक्टर्स कौन से होते हैं, पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और पोलराइजेबिलिटी यानी कितना पार्शली नेगेटिव चार्ज वो इसको इनहिबिट कर रहा है और कितना पार्शली पॉजिटिव। सो इसकी जो एग्जांपल है वो है इस तरह की, एक ये माइनस एक ये प्लस। दिस इज कॉल्ड द परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये मेरे पास है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि इस पर पोलैरिटी तो है ही नहीं, नेगेटिव तो है ही नहीं, तो नॉन पोलर। और जब ये परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो एक और टर्म पैदा होगी, दैट इज़ द परमानेंट डाइपोल। और परमानेंट डाइपोल जब यहाँ पे प्लस है तो इसके बराबर में हो जाएगा नेगेटिव और यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसके बराबर में जो इस प्लस की वजह से नेगेटिव हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड द इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस मतलब ज़बरदस्ती कराया हुआ डाइपोल। ठीक है ना, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है, और उसकी एग्जाम्पल है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस आर्गॉन। इन दोनों के दरमियान जो डाइपोल मोमेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। एक और टर्म है मेरे पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और इसी का एक और नाम है लंदन फोर्सेस या लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। तो ये क्या है, ये सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होता है, नॉन पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, और इसके दरमियान वीक कोवेलेंट बॉन्डिंग है। और ये किस फैक्टर्स पर है, पोलराइजेबिलिटी और एटॉमिसिटी, उसके चार्ज के ऊपर। एंड एग्जाम्पल्स भी हैव हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, आपके पास है इथेन और हेक्सेन, ये आपके पास एग्जाम्पल है। अच्छा जनाब, अब जो हमारे पास लास्ट बॉन्डिंग है, दैट इज़ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो एग्जिस्टेंस है वो है हाइड्रोजन की मदद से है, और FON और क्लोरीन, यानी कि FON यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इनकी मदद से होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और 5% ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होता है इनके अंदर, सबसे ज़्यादा इनके अंदर कोवेलेंट करेक्टर होता है। और ये किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स मैंने बताया था ना, नंबर ऑफ लोन पेयर्स और चार्ज डेंसिटी ऑफ एनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज। और इसके एग्जांपल्स हैं HF, NH3 और सबसे ज़्यादा H2O। दीज आर द एग्जाम्पल्स। ठीक है, सो इस तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं, और दरअसल जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होती है दैट इज़ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होती है, उसके बाद डायपोल डायपोल, फिर डायपोल इंड्यूस और फिर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है ना। तो ये कहलाया जाता है। अच्छा, एक टर्म और होती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस। सो जो पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, तो उसको हम कहते हैं वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस, ठीक है ना। तो ये भी टर्म याद कर लो। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ intermolecular forces IMFs, then higher will be thermodynamics parameters। यानी कि थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर्स क्या होंगे, हायर होंगे उनके अंदर, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन ETC। हम आगे पढ़ेंगे सारी चीज़ें, ठीक है ना। सो अब ये फोर्सेस तो हमने पढ़ ली। अब PMDC ने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इंक्लूड किया है, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आइस या फिर प्रॉपर्टी ऑफ आइस। तो आइस का क्या मतलब है, इसको पढ़ते हैं, एक बर्फ़ का। सो डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये MCQ उसके नहीं याद कर लो। बट डेंसिटी ऑफ आइस, बर्फ़ की जो डेंसिटी है, इज़ लेस दैन वाटर, मगर इसकी डेंसिटी वाटर से कम है। आइस ऑक्यूपाइज 9% मोर वॉल्यूम देन वाटर ड्यू टू इट्स हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अपने हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की वजह से आइस वाटर से ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। वाटर जो होती है आपकी फ्रीज़ करती है, फ्रीजेस फ्रॉम टॉप। वाटर जो है आपकी ऊपर से फ्रीज़ कर जाती है टॉप, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से वाटर हैज़ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल। इसको हम कहते हैं एवरेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एवरेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। सो अब इसके बाद मैं कुछ शेप बना देता हूँ वाटर मॉलिक्यूल का, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं किस तरीके की बात कर रहा हूँ। तो अच्छा, ये डॉटेड स्ट्रक्चर जो मैं बनाऊँगा दैट वुड बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो ये लाइन वाला स्ट्रक्चर बनाऊंगा दैट वुड बी कोवलेंट बॉन्डिंग। तो अब देखते हैं, ये ऑक्सीजन का एटम पार्शियली नेगेटिव, ये हाइड्रोजन का एटम पार्शियली पॉजिटिव। यहाँ पर भी वही सम टर्म पार्शियली पॉजिटिव, मगर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इस वाटर के हाइड्रोजन की इस ऑक्सीजन के साथ, विच इज़ पार्शियली नेगेटिव अगेन, एंड दिस इज़ अगेन partially positive and this is also partially positive। फिर इस ऑक्सीजन के साथ इस हाइड्रोजन की ऊपर वाली की जो बॉन्डिंग है दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड दिस इज़ पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन, दिस इज़ ऑक्सीजन विच इज़ पार्शियली नेगेटिव, एंड दिस इज़ हाइड्रोजन अगेन विच इज़ पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है ना। इसी तरह इस वाले हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो रही है इस ऑक्सीजन के साथ विच इज़ पार्शियली नेगेटिव, एंड दिस ऑक्सीजन इज़ रिप्रेजेंटिंग द कोवलेंट बॉन्डिंग विद द हाइड्रोजन विच इज़ पार्शियली पॉजिटिव, एंड अगेन दिस विच इज़ पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है ना। अच्छा, वाटर का जो शेप होता है कैसा होता है, बैंड शेप होता है। बैंड शेप याद है, हमने पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग में। और यह हाइड्रोजन आपका इस ऑक्सीजन के साथ बेंड कर रहा है इस वाले ऑक्सीजन के साथ, और ये इसका बेंडिंग इसका शेप बन गया है वाटर मॉलिक्यूल का, सही है ना। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो ये होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैं दिखाऊं, क्या कहते हैं, इन हाइड्रोजन फ्लोराइड HF
H2O और NH3। तो इसके अंदर वही टर्म रहेगी कि फ्लोरीन जो है ये 120 का एंगल बना के वाटर के साथ, हाइड्रोजन के साथ आपको दिखा रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मगर इसमें थोड़ी वीक है, नज़र आ रहा है ना, वाटर से थोड़ी कम है। और यही हाइड्रोजन आपका इस फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन है ना, तो इसको सिर्फ एक ही यूटिलाइज़ करना है। और फर्दर अगर मैं अमोनिया में बनाऊँ NH3 इस तरह, H पॉजिटिव, नाइट्रोजन नेगेटिव, और यही हाइड्रोजन, और यही आपका हाइड्रोजन, और यह हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ पार्शियली नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव, सही है ना। और यहाँ पर आपका H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो रही है, ठीक है। सो इस तरह मैंने बॉन्डिंग्स दिखाई, वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स इन दीज मॉलिक्यूल्स कि PMDC ने खास कहा था इलस्ट्रेट करने को, तो मैंने इलस्ट्रेट किया है। अच्छा, NH3 अमाइनो ग्रुप वी हैव 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे HF हैज़ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, बट वाटर हैज़ H2O 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। सो इस हिसाब से वी हैव, अगर कभी पूछा जाए कि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ इसको घोल के पी लो। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी किसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो सबसे ज़्यादा जो आपके पास स्ट्रेंथफुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ये है कि किस एक्सटेंट तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो कर सकता है मॉलिक्यूल। मैंने दिखाया आपको स्ट्रक्चर बना के कि H2O के सबसे ज़्यादा लॉन्ग स्ट्रक्चर था, यानी कि एक्सटेंटफुल कितना, एक्सटेंसिव कितना स्ट्रक्चर बना सकता है, H2O की ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उसके बाद होगी HF की, और उसके बाद होगी अमाइनो ग्रुप की NH3 की। सो ये है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मगर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या मतलब है, यानी कि किसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है। किसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है? HF की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, फिर H2O की है, और फिर NH3 की है। क्यों है HF की H2O से ज़्यादा? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF सबसे ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आपका जो HF है वो ज़्यादा है, तो HF का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। मगर ये अनक्लियर बात है कि वैसे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, मगर कुछ टेबल्स ऐसी हैं जहाँ पर HF का ज़्यादा है, और कुछ टेबल्स ऐसी हैं जहाँ पर वाटर का ज़्यादा है। तो यह बात क्लियर नहीं है। तो इससे अच्छा आप स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद रखो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है HF की, फिर वाटर की, फिर अमाइनो ग्रुप की। मगर जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट इज़ नंबर 1 हाइड्रोजन H2O, देन HF, देन NH3, ठीक है। तो इसको डिफ़ाइन करते हैं इस सारी चीज़ों को। अ प्रोसेस थ्रू विच, एक मेरे पास टर्म है एवापोरेशन। सो एवापोरेशन इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच एटम्स और molecules in a liquid enter gaseous state, यानी कि वो escape कर देते हैं the liquids का सरफेस। मैंने बताया था सरफेस टेंशन की मदद से, और ये बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है और एवापोरेशन अलग होती है। सो वेपर प्रेशर एंड एम्बिएंट प्रेशर मस्ट नॉट बी इक्वल फॉर एवापोरेशन टू अकर। एक टर्म होता है वेपर प्रेशर और एक टर्म होता है एम्बिएंट प्रेशर। इन दोनों को इक्वल नहीं होना चाहिए अगर आपको एवापोरेशन चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो हमारे पास एक टर्म होती है, मैं बताता हूँ। सो वी हैव द टर्म दैट इज़ वेपर प्रेशर। सो वेपर प्रेशर क्या होता है इसको पढ़ते हैं। It is the partial pressure of the vapor
वेपर्स का पार्शियल प्रेशर ओवर द सरफेस ऑफ अ लिक्विड यानी कि सरफेस टेंशन पर मेजर्ड एट इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम पावर पर होता है, या फिर मैं इसको एक और टर्म्स में बोलूँ, इन अदर वर्ड्स इट इज़ द टेंडेंसी, इसकी एबिलिटी ऑफ अ लिक्विड टू एवापरेट, तो उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है ना। तो इसी के साथ साथ मेरे पास एक टर्म है दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट। सो व्हेन द इंक्रीज इन वेपर प्रेशर Vp अपॉन हीटिंग अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल atmospheric pressure ATM, the liquid begins to boil at this point. So this temperature is called the boiling point. ठीक है ना। सो अब हम कुछ important रिलेशन पढ़ते हैं और कुछ टेबल बनाते हैं, जिस टेबल के ज़रिए हम समझेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को। सो इस टेबल मेरे सामने है और यहाँ पर है फिज़िकल प्रॉपर्टी, कौन सी फिज़िकल प्रॉपर्टी को हम डील करेंगे और उसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है और उसका इन्वर्स रिलेशन किसके साथ है, यानी कि ऑपोजिट किसके साथ है, और इसका नो इफेक्ट किस पर है। सो वी हैव अ प्रॉपर्टी दैट इज़ एवापोरेशन, EVP लिख रहा हूँ मैं। एवापोरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है सरफेस टेंशन के ऊपर और सरफेस एरिया के ऊपर, सरफेस एरिया के ऊपर और काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। इन्वर्स रिलेशन है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और बॉइलिंग पॉइंट के साथ, और नो अफेक्ट, वॉल्यूम पर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, कितना भी वॉल्यूम हो। टर्म है वेपर प्रेशर Vp, डायरेक्ट रिलेशन सरफेस टेंशन, टेम्परेचर, सॉरी ये T आपके पास टेम्परेचर था और सरफेस टेंशन एवापोरेशन में था, मगर वेपर प्रेशर में सिर्फ टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी। इन्वर्स रिलेशन वही ऊपर वाला, और नो अफेक्ट ऑन वॉल्यूम और एज वेल एज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। एक और टर्म है बॉइलिंग पॉइंट, इसका डायरेक्ट रिलेशन है एक्सटर्नल प्रेशर के साथ, मैंने बताया था, और इसका जो नो अफेक्ट है दैट इज़ ओनली ऑन, सॉरी इन्वर्स रिलेशन इसका सिर्फ है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ, और नो अफेक्ट है टेम्परेचर, सरफेस एरिया, काइनेटिक एनर्जी और वॉल्यूम। ठीक है, तो इसके साथ शायद यहाँ पर हमने अपना टॉपिक ख़त्म कर लिया। मैं दफ़ा ऐसे लो देख लेता हूँ। डिस्क्राइब सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स, डिफ्यूजन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन ऑफ मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, स्पेसेस बिटवीन दैम, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। एक्सप्लेन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, एवापोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट। डिस्क्राइब द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड H2O, NH3, HF मॉलिक्यूल्स दिखा दी मैंने। एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर व्हेन इट्स डेंसिटी शोज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपके पास आइस बन जाता है। ठीक है ना। अच्छा, डिफ्यूजन आपको पता है हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन पे जाना, ठीक है ना। और कंप्रेशन आपके पास कंप्रेस करना, और जो लिक्विड की पावर है, कंप्रेसिबिलिटी जो लिक्विड की पावर्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू द गैसेस, वो कैसी होती हैं, दैट इज़ नॉट इजीली कंप्रेसिबल। और एक्सपेंशन मैंने बता दिया है, हीट करने पर एक्सपेंड करते हैं। मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, गॉसियन मूवमेंट, स्पेसेस बिटवीन दैम मैंने बता दिया है, बिटवीन पार्टिकल्स के उनके जो नेबर होंगे उनके पास ज़्यादा इफेक्ट होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मैंने बता दिए हैं। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द थिंग्स। ठीक है ना। सो यहाँ पर मैं लिक्विड्स अपना चैप्टर ख़त्म किया, अब इंशाल्लाह पढ़ेंगे अपना सॉलिड चैप्टर।